दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। रेलवे आरपीएफ भर्ती को लेके बहुत कोई को डाउट है, बहुत कोई बोलते हैं फेक है, बहुत कोई बोलते हैं कि कब आएगा नहीं आएगा। तो देखिए पेपर में भी इसका वैकेंसी निकला था और रेलवे की तरफ से एक शॉर्ट नोटिफिकेशन भी निकला था, ठीक है, आरआरबी के वेबसाइट पर कि ये वैकेंसी निकलने वाली है, ठीक है, अप्रैल 2023 में। तो हर कुछ इस वैकेंसी के बारे में जो डाउट है इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। और कैसे तैयारी करनी है आरपीएफ की। देखिए जब फॉर्म निकलने के बाद तैयारी नहीं की जाती है, जब अभी आपको पता चल चुका है तो अभी से तैयारी कीजिए ताकि आप सिलेक्शन ले लाइए। और कौन से जोन में कम कट ऑफ जाता है, कौन से जोन में हाई कट ऑफ जाता है, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ना टोटल पोस्ट बताएंगे। सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन, साथ ही साथ आईटीआई वालों को क्या बेनिफिट है, इसमें एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, आपको कौन सा बुक्स पढ़ना होगा, कौन क्या सिलेबस होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है कि नहीं, अगर होता है तो किस तरह से होता है, साथ ही साथ एज लिमिट बढ़ा है कि घटा है। सबसे मेन तो आईटीआई वालों को इसमें बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, कि ग्रुप डी में। और देखिए असिस्टेंट लोको पायलट ग्रुप डी, और साथ ही साथ आपके और भी जो रेलवेज में वैकेंसी टीटीई की निकल रही है उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में थोड़ा सा हिंट देंगे, बताएंगे कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर पोस्ट। तो टोटल जो पोस्ट है, पोस्ट कितना निकलेगा आरपीएफ में, हम सिर्फ आरपीएफ कांस्टेबल 10th पास की बात कर रहे हैं, हम ऐसा की बात नहीं कर रहे। कांस्टेबल में आपका कितना निकलेगा, 9000 प्लस। तो देखिए इस प्लस का कुछ मतलब होता है, प्लस दिया इसका मतलब क्या है, 9000 से ज्यादा निकलेगा, 9000 से कम नहीं निकलेगा। तो 9000 से जो ज्यादा निकलेगा आपका, तो 9000 से कितना ज्यादा निकलेगा, ये 10,000 भी निकल सकता है, 11,000 भी निकल सकता है, या सिर्फ 9000 भी निकल सकता है, लेकिन 9000 से कम वैकेंसी नहीं निकलेगी। तो जम के तैयारी कीजिए। क्वालिफिकेशन जो है सिर्फ 10th पास, क्या है 10th पास कांस्टेबल के लिए, किसी लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए सिर्फ 10th पास है। आप अगर सिर्फ 10th पास है तो आप आराम से आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आईटीआई का बात कर रहे थे, तो देखिए आईटीआई जो है आपका, इसमें आपका ग्रुप डी में मिलेगा बेनिफिट, किसमें, ग्रुप डी में। तो ग्रुप डी की भी वैकेंसी निकलेगी। ग्रुप डी की वैकेंसी कब निकलेगी आपका, अगस्त 2023 में, किसमें, अगस्त 2023 में। इस पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बना के रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप रेलवे ग्रुप डी और मेरा नाम वैभव सर्च पर डालेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए ग्रुप और जो आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी जिसके बारे में बता रहे हैं, ये अप्रैल 2023 में निकलेगी, मतलब ज्यादा नहीं, फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल 1.5-2 महीना बाद निकलेगा, ठीक है। फिर जाके बात करें हम एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट देखिए आरपीएफ कांस्टेबल की एज लिमिट कितनी होती है आपकी, 18 से 25 साल। कितना, 18 से 25 साल। ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा और एससी एसटी वालों को 5 साल। रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि देखिए 18 से 25 जनरल के लिए है ना, तो 18 मिनिमम रहेगा, यहाँ पर ओबीसी में 3 साल बढ़ जाएगा, एससी एसटी में यहाँ पर 5 साल जोड़ दीजिए 25 में, ठीक है। ये हो गया। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस देखिए, सिलेबस आपका किससे रहेगा, सिलेबस आपका जीके से रहेगा, ठीक है, आपका रीजनिंग से रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, सिलेबस आपका जीके से रहेगा, रीजनिंग से रहेगा, मैथ से रहेगा और साइंस से रहेगा। हम एग्जाम पैटर्न की बात नहीं कर रहे, हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, आपको पढ़ना क्या है उसकी बात कर रहे हैं। जीके आपको कहां से पढ़ना है, अगर आप आरपीएफ, रेलवे, ग्रुप डी, टीटी किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, एसएससी की भी किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, तो लूसेंट अगर आपका कंप्लीट नहीं है, लूसेंट पहले कंप्लीट कीजिए, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए, तभी आपको एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आप उस एग्जाम को निकाल सकते हैं। खाली आप एग्जाम का फॉर्म निकलता है, फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद आप एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं थोड़ा पढ़ के, तो उससे आपका एग्जाम कभी भी नहीं निकलेगा। आप हमेशा पीछे ही रहिएगा, आपका हमेशा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलत होगा। एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, आपको लगेगा कि आप कोई भी एग्जाम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रीजनिंग, देखिए जीके में आपका लूसेंट प्लस करंट अफेयर्स। तो ये जो करंट अफेयर्स है ना, ये जो साइंस है ये भी इसी में आ जाता है, लेकिन मैं यहाँ अलग करके इसके डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ करंट अफेयर्स आप किसी भी चैनल को फॉलो करके पिछला 6 महीना का, किसका, पिछला 6 महीने का करंट अफेयर कर लीजिएगा। आपके पास समय है तो पिछला 1 साल का कर लीजिए, लेकिन मिनिमम 6 मंथ का करंट अफेयर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग देखिए आप कोई भी बुक लीजिए, आपको देखिए जब आरपीएफ का वैकेंसी निकलता है या एसएससी का, तो देखिए वो लोग वहाँ सिलेबस दिए रहते हैं, ठीक है। तो इसका डिटेल सिलेबस हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं। ऐसे हम आपको बता देते हैं कि रीजनिंग में जो एसएससी की सिलेबस रहती है ना, वही आरपीएफ की रहती है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिक आरपीएफ का भी तैयारी हो जाता है। तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक लीजिए और उसका सिलेबस कंप्लीट कीजिए, कोडिंग डिकोडिंग जितना भी होता है ना, उसको सबको, डायरेक्शन सीरीज हर कुछ को रीजनिंग में आपको एक एक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो हम ये क्यों बता रहे हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, क्यों, क्योंकि आरपीएफ के लिए जो बुक आती है ना प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो कब लेना है, जब आप ये सब सिलेबस पहले कंप्लीट करके रखिए। और प्रीवियस ईयर पेपर कब लेना है, जब नोटिफिकेशन अप्रैल में निकलेगा ना, उसी समय प्रीवियस ईयर पेपर लेके 2 महीना प्रीवियस ईयर पेपर ही बनाना है, ठीक है। पहले से सिलेबस कंप्लीट रहेगा तब ना सॉल्व पेपर्स प्रीवियस ईयर बना पाइएगा। उसके बाद मैथ के लिए भी आपको क्या करना है, मैथ के लिए आपको डेप्थ सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। डेप्थ सिलेबस में क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एसएससी, ठीक है, एसएससी जीडी या एमटीएस का एग्जाम दिए हैं तो बस उसी सिलेबस को आपको उठा के मैथ का पढ़ लेना है और कंप्लीट कर लेना है। फिर साइंस देखिए लूसेंट का जब आप बुक खुलेगा तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सेक्शन बीच में रहता है, ठीक है। उस सेक्शन को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका साइंस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा 100%, ठीक है। ये आपकी हो गई सिलेबस की बात। तो देखिए सिलेबस तो आप इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम
आपको बुक्स के बारे में बता देते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर बुक्स में कोई भी बुक ले लीजिए, चलेगा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर लीजिएगा तो किसका लेना है आपको, स्पीडी का लेना है। किसका, स्पीडी का लेना है। फिर अरिहंत का लेना है। किसका लेना है, अरिहंत का। स्पीडी और अरिहंत इन दोनों से क्वेश्चन फंसता है, स्पीडी और अरिहंत, याद रखिएगा, ठीक है। फिर जोन वाइज कट ऑफ, जोन वाइज कट ऑफ बताएंगे, उससे पहले आपको थोड़ा नॉर्मलाइजेशन को क्लियर कर देते हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन रेलवे में भी होता है और बहुत एसएससी से भी खतरनाक नॉर्मलाइजेशन होता है। मान लीजिए 100 मार्क्स है, कितना, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स में से किसी जोन का कट ऑफ गया, कितना कट ऑफ गया, 70 मार्क्स, कितना, 70 मार्क्स कट ऑफ गया। और उस बच्चे ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स मिलता है रेलवे में, तो उस बच्चे ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, आपका 60 क्वेश्चन, ठीक है, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कितना, 60 क्वेश्चन, तो उसको 60 मार्क्स मिला, कितना, 60 मार्क्स मिला। तो कट ऑफ तो गया है 70 मार्क्स, तो अगर 60 का 60 उसका सही रहेगा ना, तो उसमें 10 नंबर जोड़ के एज अ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, उसको 70 मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा, 70 मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा। ये सबसे बेनिफिशियल होता है कि आप जितना भी क्वेश्चन कीजिए सही करने की कोशिश कीजिए। अब नॉर्मल बताते हैं, इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट पर होता है नॉर्मलाइजेशन, किस पर, बहुत तरीका से होता है, ठीक है, एक मैटर नहीं, उसका एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है। इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट पर होता है। तो जो इजी शिफ्ट हार्ड शिफ्ट पर मतलब समझाते हैं आपको। देखिए एक ही दिन में जैसे शिफ्ट हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि एक तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को एग्जाम हुआ, ठीक है, तो इन तीनों तारीख में शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है, ठीक है, शिफ्ट वाइज एग्जाम होता है। तो ये घिस देते हैं, मान लेते हैं कम से कम 3 शिफ्ट, कितना, ऐसे तो होता है 4 शिफ्ट में, 3 शिफ्ट मान लेते हैं। तो इन शिफ्ट में जैसे 100 में से आप यहाँ देख सकते हैं, कहीं पर 80 जा रहा है, कहीं पर 75 जा रहा है, कहीं पर यहाँ पर 80 जा रहा है, यहाँ पर कितना जा रहा है, 60 जा रहा है, और यहाँ पर दे देते हैं 70 जा रहा है, यहाँ पर आपका 50 जा रहा है, यहाँ पर आपका 30 जा रहा है, यहाँ पर आपका 40, 50, 60। तो जो नॉर्मलाइजेशन देखिए कैसे होता है, यहाँ पर 70 मार्क्स है, यहाँ पर 80 मार्क्स है, यहाँ पर 60 मार्क्स है, ठीक है, ठीक है। ये आपका मतलब क्या बोलते हैं, जो शिफ्ट वाइज एग्जाम हुआ उसका इजी और हार्ड शिफ्ट उठा के बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा कहाँ है, 80 है, क्या है, 80 है। तो यहाँ भी 80 करेंगे, ठीक है, इन कैंडिडेट्स का भी 80 करेंगे, ठीक है। तो 80 करने के लिए क्या करेंगे ना, कि इसमें 10 मार्क्स जोड़ देंगे 70 में, ठीक है, और इसमें 60, 70, 80, इसमें 20 मार्क्स जोड़ देंगे। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो नॉर्मलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है जिसको आप कभी नहीं समझ पाइएगा। अगर आपको समझना है तो आप सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइए, फिर देखिए कि आपका कितना मार्क्स बढ़ता है नॉर्मलाइजेशन में। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखिए जोन वाइज कट ऑफ जाता है। जोन वाइज जो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो आपका देखिए साउथ का जोन जैसे चेन्नई जोन, बैंगलोर जोन, ये सब जोन का कट ऑफ कम जाता है। सिकंदराबाद जोन आपका साउथ में नहीं आता, लेकिन उसका कट ऑफ कम जाता है। बाकी सब जोन का कट ऑफ आ जाता है, याद रखिएगा। चेन्नई जोन, बैंगलोर जोन का कट ऑफ कम जाता है, साथ ही साथ सिकंदराबाद जोन का भी कट ऑफ कम जाता है। तो देखिए हाइट की बात करें, आपका फिजिकल फिटनेस कितना चाहिए, तो देखिए यूआर और ओबीसी के लिए कितना चाहिए, 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट वही है आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड करना चाहिए। वो कैसे होगा, पुशअप मारने से, ज्यादा पुशअप मारिए तो आपका चेस्ट एक्सपैंड हो जाएगा। फिर एससी एसटी का 160 सेंटीमीटर चाहिए मेल का, और फीमेल का 157 सेंटीमीटर, और चेस्ट में वही 76.2 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपैंड करना चाहिए। गोरखास के लिए 163 सेंटीमीटर मेल का, 155 सेंटीमीटर फीमेल का। तो देखिए मैं आरपीएफ की वैकेंसी अभी से क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप अभी से तैयारी कर पाए, अभी से आप कंप्लीट कर पाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाके किसी तरह जॉब ले लीजिए। रेलवे में देखिए सिर्फ आरपीएफ ही नहीं, आरपीएफ के साथ साथ ग्रुप डी की 1 लाख वैकेंसी निकलेगी, ठीक है, टीटीई की आपकी 7,500 वैकेंसी निकलेगी, असिस्टेंट लोको पायलट की अच्छी 12,000 वैकेंसी निकलेगी। तो हर वैकेंसी का डिटेल में आपका वीडियो बना देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे दिखाते हैं पीईटी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में। तो देखिए अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं कांस्टेबल के लिए, तो अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्यों, क्योंकि आप सिर्फ आरपीएफ में थोड़ी भरेंगे, आरपीएफ के साथ साथ ग्रुप डी में हो सके भरेंगे, ठीक है, टीटीई में भरेंगे। तो ग्रुप डी में दौड़ है आपका, तो ग्रुप डी में वो आपका दौड़ काम आ जाएगा। फीमेल के लिए 800 मीटर 3 मिनट 45 सेकंड में, और लॉन्ग जंप 14 फीट, ठीक है, मेल के लिए, और फीमेल के लिए 9 फीट, और हाई जंप मेल के लिए 3 फीट और फीमेल के लिए भी 3 फीट। तो देखिए ये आपका था पूरा आरपीएफ का मैंने बता दिया। तो आरपीएफ की वैकेंसी आपका जो है अप्रैल मंथ में आएगा। कब आएगा, अप्रैल मंथ में। तो अप्रैल मंथ में आने में अभी आपका फरवरी है, अभी आपका क्या है, फरवरी है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ये सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप एसएससी एमटीएस की करिए, आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, आप रेलवे की, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, टीटी, असिस्टेंट लोको पायलट, किसी की भी तैयारी कीजिए। अगर आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आप उस एग्जाम को कभी, उसका जो फर्स्ट लेवल होता है ना, वो भी कभी भी नहीं निकाल पाएगा। आप खुद एग्जाम जब फॉर्म निकलता होगा और तैयारी शुरू करते होंगे, तो आप एग्जाम में जब जाके बैठते होंगे, आपको खुद लगता होगा काश पढ़ के आए रहते
तो एग्जाम निकल जाता है। लेकिन नहीं, वो कैसे होगा, आप सिलेबस कंप्लीट करके रखिए और जब आपका एग्जाम पास आता है, आपका एग्जाम नियर आता है, तब आप मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट क्या होता है, जैसे आप वहाँ कंप्यूटर पर टेस्ट देते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अपने घर में देने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिएगा आपका उतना अच्छा से मतलब वहाँ पर एग्जाम में आप परफॉर्म कर पाइएगा, ठीक है। मान लीजिए कि मॉक टेस्ट में आपका 100 में से कितना क्वेश्चन आता है, 100 में से आपका आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो याद रखिएगा वहां पर आप 60 या 65 कर पाइएगा, ठीक है। तो यही आपका रणनीति होना चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है, गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके उस दिक्कत को पूछ सकते हैं। उस पर हम, अगर आपका दिक्कत जेन्युइन रहेगा तो उस पर स्पेशल वीडियो बना देंगे, और नहीं तो वहां पर कमेंट में बता देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।